Hello students, welcome to all of you. Welcome to your Chandigarh Defense Academy channel. Welcome to your NDA chemistry class. I think if you all remember lastly which chapter we were doing. We were doing the chapter that is related to what? You remember? That is atomic, molecular and equivalent mass. Chapter number 4 हम लोग कर रहे थे last time अगर आपको याद हो तो. और इस चैप्टर नंबर 4 में हम लोग जिस हिस्से पे पहुंच चुके थे, बिकॉज ये थर्ड लेक्चर है बेटा चैप्टर 4 का. जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए हैं, ये थर्ड लेक्चर है भाई चैप्टर 4 का. तो प्लेलिस्ट में जाके पहले दो जो अपने लेक्चर थे बेटा चैप्टर 4 के जरूर रिवाइज करो, बिकॉज हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस मोल कॉन्सेप्ट की. और मोल कॉन्सेप्ट पे हमने बहुत अच्छे से सेकेंड लेक्चर में समझा था भाई स्टूडेंट्स. आज हम लोग उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर बेस्ड. तो आओ चलें, लेट अस स्टार्ट अप द वर्क with a great intent. Come on. So see, we were on question number 23. Last two lectures में हम लोग 22 questions कर चुके हैं जी. तो 23rd question आपके सामने आ चुका है जी. What is the 23rd question? Let us see on that. So it says, which of the following has largest number of atoms? है ना? He is saying which of the following has largest number of atoms? वो हमें बोल रहा है इनमें से largest number of atoms किसके हैं. अब आई थिंक हमारी बहुत अच्छे से बात हुई थी कि हम जब मोल कॉन्सेप्ट में होते हैं हमें यह जरूर पता लगाना है कि इन दो हिस्सों की बात करनी है. तो एक हिस्सा तो मुझे पता लग चुका है जी, दैट इज एटम. वो तो मुझे पता लग गया भाई. दूसरा हिस्सा क्या है भाई, अगर सभी ऑप्शंस पे नजर दौड़ाएं तो दे आर जस्ट डीलिंग विद देयर मासेस. तो इसका मतलब अगर हमें बात करनी हुई किसी मॉलिक्यूल की, तो आई विल से मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n मॉलिक्यूल्स. हम इसकी बात करेंगे कैडेट्स. और अगर हमें बात करनी हुई एटम की, तो फिर हम बात करने वाले हैं दोस्तों एटॉमिक मास इज इक्वल टू n एटम्स. तो ये हमें डिसीजन लेना पड़ेगा यहां पे भाई कि हमें एलिमेंट गिवन है हर ऑप्शन में या मॉलिक्यूल गिवन है. सो जहां तक मेरी नजर जा रही है, जो मुझे समझ आ रहा है, अगर उसने क्लोरीन मुझे दिया है और आयोडीन मुझे दिया है, नॉर्मली वी टेक देम एज डाई एटॉमिक. याद आया सबको? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस. तो यहां पे ये जो 71 ग्राम क्लोरीन है दोस्तों, वो अगर मैं यहां मेंशन करूं तो इट इज समथिंग लाइक 71 ग्राम ऑफ Cl2. ठीक है जी, क्लियर है? मैंने साम लिख दिया बेटा ताकि इजी रहे. तो ये ए ऑप्शन है. बी ऑप्शन है 48 ग्राम मैग्नीशियम. परफेक्ट. सी ऑप्शन है 127 ग्राम ऑफ आयोडीन. एंड डी ऑप्शन है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो ये हमें सब गिवन है भाई, जहां तक हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो हमें ये डिसीजन लेना है कि यहां पे जो हमारे पास एक्यूरेटली आना है, इवन हाइड्रोजन में भी वी कैन ऑल से इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. वो भी हम कह सकते हैं बिकॉज H2Cl2 I2 दे ऑल आर डाई एटॉमिक. तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो भाई, आप एक काम पहले कर सकते हैं, आप मोल निकाल सकते हैं. बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है मोल का, है ना? क्योंकि वो लिखने में बड़ा जल्दी आया था. जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं 71/71 मॉलिक्यूलर मास, 48/24. अगर मैं यहां पे लिखूं भाई 127/127 इंटू 254, इजंट इट? और यहां पे आ रहा है जी 4/2. ये सब मेरे पास आ रहा है भाई, देख रहे हो आप सब? सो अगर मैं इस सारे को एक बार फिर से आपके लिए यहां पे थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा जल्दी से अच्छे से समझ आएगा. सो मैं दिखा दूं आपको फिर से. 71 ग्राम क्लोरीन की बात हो रही थी जी, 48 ग्राम मैग्नीशियम की बात हो रही थी दोस्तों, क्योंकि थोड़ा विजिबिलिटी इश्यू हो सकता था वहां पे, इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा लिख दिया ये, ताकि आप अच्छे से बिल्कुल पूरा फोकस करके समझ सको. अब देखो, अब आई थिंक इट इज अ गुड लेवल. नाउ इट इज मच मोर, आई थिंक यू कैन से क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो सर ने बोला क्या भाई? सर ने ये बोला कि क्लोरीन के केस में है 71/71, इजंट इट? और मैग्नीशियम के केस में है दोस्तों 48/24. क्लियर है बात? और आयोडीन के केस में है दोस्तों 127/254. एटॉमिक मास याद रखना भाई, आयोडीन का है 127 एंड दिस इज 4/2. तो ये चार मेरे पास वैल्यू दिखाई दे रही है भाई. अब कॉन्सेप्ट को लगाएं अच्छे से, आओ लगाते हैं भाई.
71 ग्राम है इसका मास गिवन, लेकिन क्या इससे शुरू करेंगे? नहीं, मोलर मास से शुरू करेंगे। तो मोलर मास क्या है भाई इसका? 71 ही। तो 71 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स भाई? n मॉलिक्यूल्स, इजंट इट? तो यहां पे अगर एटम्स की बात की जाए तो ऑप्शन ए में मेरे पास एटम आ रहे हैं दोस्तों। आई एम गेटिंग इन ऑप्शन ए हाउ मेनी एटम्स? 2n। क्लियर हुआ सबको? सेकंड ऑप्शन में देखिए भाई 48 ग्राम, आई थिंक एटॉमिक मास है 24 ग्राम में कितने एटम्स भाई? n। तो 48 में कितने भाई? 2n। तो ये भी 2n एटम्स हो गए भाई। क्लियर कट? आगे चलते हैं भाई। 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, 254 ग्राम में n मॉलिक्यूल्स, 127 में n by 2 इंटू 2 कितने एटम्स आए भाई? n एटम्स। और अगर उन्होंने बोला मुझे हाइड्रोजन, तो आई सेड 2 ग्राम इज n मॉलिक्यूल्स, 4 ग्राम इज 2n मॉलिक्यूल्स, लेकिन 2n इंटू 2 व्हाट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग बेटा? आई एम गेटिंग 4n नंबर ऑफ एटम। तो पूछा क्या था बेटा? लार्जेस्ट एटम पूछे थे। तो अगर लार्जेस्ट एटम पूछे थे तो आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री नाउ द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आ गया जी ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सबको कि मैंने क्या कहा था भाई? उन दो हिस्सों को पिक करना है जिनके बारे में बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है? मास। तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से शुरुआत होगी भाई। निकालना क्या है भाई? एटम। लेकिन अगर एटॉमिक मास की बात करोगे फिर तो डायरेक्ट एटम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो पहले क्या आएगा? याद आ गया? यस, मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं भाई ऑप्शन डी के। अगर सबसे कम कहता बेटा, मतलब एटम कहता सबसे कम, तो वो आता ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप ये क्वेश्चन भी देखो कितने अच्छे से हम लोग को समझ आ गया। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, डिटेल में देखते हैं भाई, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए कंप्लीटली। सो आई एम गेटिंग ऑन टू 24th क्वेश्चन जी। आ जाइए जी 24वें क्वेश्चन की तरफ। जो 24वें क्वेश्चन है बोल रहा है बेटा, मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं CO2 के विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आई थिंक एवरीबडी विल एग्री दैट पार्ट भी। CO2 में जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कितना है? ऑक्सीजन है दोस्तों इसमें 32 ग्राम। और वो 32 ग्राम किस में कंटेन है बेटा? आई थिंक टेक्निकली इट इज कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ CO2। तो 32 ग्राम इज इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ CO2। तो इज आस्किंग टू मी व्हाट बेटा? वो पूछ रहा है 16 ग्राम किस में होगा। तो आई थिंक एवरीबडी विल एग्री इट विल बी 0.5 मोल ऑफ CO2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इजंट इट? कि विद इन सेकेंड हमने उठा दिया भाई, क्योंकि हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था मास ऑफ ऑक्सीजन। हमने मास ऑफ ऑक्सीजन लिख लिया। क्या था भाई हमारा मास? यहाँ पे का कॉन्ट्रीब्यूशन था बेटा उसका 2 इंटू 16, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन इज इन 1 मोल ऑफ CO2। तो 16 ग्राम किस में होगा भाई? हाफ मोल में होगा। तो हाफ मोल ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, बेहतरीन आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो कितने अच्छे से हम लोग को क्लियर हो गया, इजंट इट? बहुत ही इजी है। मैं बार बार तभी कह रहा हूं कि अगर आप पूरा ध्यान से करोगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। क्लियर? चलो भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, फटाफट चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है जी, क्वेश्चन नंबर 25। आओ भाई लेट अस सी टू दिस क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं भाई, देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 25 क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास एक मोल ऑफ कंपाउंड है जिसमें इतने एटम्स हैं। इतने एटम्स किसके हैं भाई? इतने एटम्स हैं हाइड्रोजन के। ये मुझे दे रहा है भाई इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई? इतने एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। इतना है क्लोरीन और 48 ग्राम है ऑक्सीजन। तो इज आस्किंग मी द कंपाउंड की फॉर्मूला बता दो भाई कंपाउंड का है क्या। तो जहां तक आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो आई थिंक सभी ऑप्शंस पे हम अगर नजर दौड़ाएं, सब में HCl 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 तो लिखा हुआ है बेटा। तो आई थिंक उसको देखने का तो कोई बेनिफिट नहीं है। डायरेक्टली हमें कहां फोकस करना है? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन है 48 ग्राम। तो आई थिंक एटॉमिक मास आपको पता है 16 ग्राम है ऑक्सीजन का। तो 48 ग्राम में भाई कितने ऑक्सीजन होंगे? एवरीबडी विल एग्री दैट इज हाउ मेनी ऑक्सीजन भाई? दैट इज ऑप्शन नंबर O3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो HClO3 आएगा बेटा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास तो सबको पता ही है 35.5 होता है। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हमने एक एटम शो आउट कर दिया। तो HClO3 इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इससे हम लोग ये बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे भाई। सो क्वेश्चन 25 ही देखो विद इन सेकेंड्स हमने अच्छे से क्रैक कर लिया भाई। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 26 पे फोकस करते हैं जल्दी से। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 26? आओ भाई जल्दी से देखें। कहता कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट होगा 1 किलोग्राम? कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का वे होगा 1 किलोग्राम? तो जस्ट पिक इट अप बेटा। आपने क्या करना है? आपने टोटल मास जो आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको? टोटल मास 1 किलोग्राम, वो लिखना है न्यूमरेटर में अपॉन
मास ऑफ 1 मोल वट, किसकी बात कर रहा है बेटा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। तो उसको आपने डिवाइड करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तभी आएंगे ना बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेट ऑफ 1 किलोग्राम। So I think we always write everything in gram molecular mass. So you all will agree in numerator I have just 1 kilogram, that is written in gram, 1000. And 1 mole contain how many particles by 6.02 10 raised to 23. And what is mass of 1 electron? I think everybody will agree with me. अगर ग्राम में लिख रहे हो जी -28, और अगर कोई किलोग्राम लिख रहा है ऊपर बेटा तो आप यहाँ किलोग्राम लिख लो, फिर लिख लो 9.1 10 raised to -31। आगे याद? वेरी गुड। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यूनिट हमारे पास क्या आ रही है जी, यूनिट आ रही है -5, ऊपर जाके +5 10 raised to 8। आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टोटल मास हमें गिवन था 1 किलोग्राम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो गया जी? इट इज एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर किलोग्राम में याद करना है क्या वैल्यू थी जी? 9.1 10 raised to -31 kg, रिमेंबर दैट। और अगर आप ग्राम में उसको कर चुके हो तो इसको भी ग्राम में लिखोगे भी, क्योंकि यूनिट क्या होने चाहिए जी? सेम होने चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, जो आप अच्छे से समझ के बाद बहुत आराम से कर सकते थे। Then let us move on to question number 27 cadets। 27 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। आओ भाई 27 क्वेश्चन को भी अच्छे से करें, और 100% जो बार बार सर अपील करते हैं वो चीज ध्यान रखिएगा भाई। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आपके पास लेटेस्ट कंटेंट, बिल्कुल जबरदस्त अपडेटेड कंटेंट आपके पास मिलता रहे। और शेयर इसलिए कहते हैं बेटा बिकॉज मैंने क्या कहा था, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो देश के हर कोने में जो भी बच्चा बैठा है भाई उस तक ये मदद पहुंचनी चाहिए। सो 27 क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 27 क्वेश्चन में कह रहा है मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 10 ग्राम वाटर में। अब याद हो सर ने क्या कहा था मोल कॉन्सेप्ट में, जब भी कहे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, जब भी कहे प्रोटॉन निकालने हैं, जब भी कहे न्यूट्रॉन निकालने हैं, पहले क्या निकालोगे? पहले निकालोगे मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे क्योंकि कंपाउंड गिवन है भाई। तो मास गिवन है, कौन से मास से शुरू करूं? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे। आई विल स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर मास। तो 18 ग्राम H2O contain how many molecules? Everybody will agree with my word, that is how many molecules? That is n molecules। क्लियर हो गया जी? लेकिन 10 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जी? तो 10 ग्राम में मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे n/18 into 10। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स इन दिस। अब बाय चांस मैं इसमें आपसे पूछ रहा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से सर ने कहा था अगर हाइड्रोजन एटम निकालने हैं तो into 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है भाई इसमें। अगर ऑक्सीजन एटम निकालने हैं into 1, टोटल एटम निकालने हैं into 3। तो अब वही बात यहाँ पे लगनी है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपने इलेक्ट्रॉन इसमें देखने हैं भाई कितने हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई H2O के एक मॉलिक्यूल में? देख रहे हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था 1, तो इसका मतलब 1 into 2 2। तो मैं यहाँ पे उसको डिफरेंट कलर से लिखता हूं। देखो कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं इंटू करने वाला हूं यहाँ पे, और इंटू किससे करने वाला हूं भाई? इंटू मैं करने वाला हूं जितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है, किसमें? H2O में। तो H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? सर ने क्या कहा, यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूं। देखो H2O में हाइड्रोजन में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 into 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद करें भाई कितना था? इट वॉज 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 10। तो आपने फिर इसमें एक एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई करना है बेटा? आपने इसमें एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है 10, एंड दैट्स इट, यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कॉन्सेप्ट रिपीट, मास गिवन था, आई हैव स्टार्टेड विद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से मैंने निकाले मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं भाई। लेकिन मॉलिक्यूल के बाद मुझे देखना था कि इस फॉर्मूले में H2O के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं दोस्तों? मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए, वो आ रहे हैं 10। तो इसको इंटू 10 कर लेंगे, विल गेट द वैल्यू। तो अब आप पावर्स देखिएगा एक बार आराम से। ये देखिए बेटा 6.02 10 raised to 23, 2 0 और आगे क्या हो गया? 10 raised to 25। सो आई थिंक बी विल बी द बेस्ट ऑप्शन, इजंट इट? सो 27 का बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। देखो कितनी जल्दी और कितना बेहतरीन और कितना अच्छा आंसर आया, बिकॉज हम सब ने अब चीज को अच्छे से समझ लिया। और यही सर ने आपसे वादा किया था कि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे उसके बाद आपको हर क्वेश्चन जो है इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। सो मूव ऑन, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28 कैडेट्स। ना 28 क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, 28 क्वेश्चन में उसने कहा है मुझे वॉल्यूम ऑक्युपाइड निकालनी है बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सो व्हेन ही इज सेइंग 4.4 ग्राम ऑफ CO2, वो फिर से मास की बात कर रहा है। तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास।
तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहिए। किसका मॉलिक्यूलर मास जी? कार्बन डाइऑक्साइड का। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दैट। कार्बन एटॉमिक मास इज 12, ऑक्सीजन इज 16, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा मोलर मास। आई थिंक एवरीबडी विल एग्री इट इज 44 ग्राम। सो कॉन्सेप्ट शुड बी 44 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स है? रिमेंबर द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, वेरी गुड, दैट इज 22.4 लीटर। तो 4.4 ग्राम में कितना होगा? तो एवरीबडी विल एग्री विद मी। आप यूनिटरी मेथड से आराम से लिखना चाहें आराम से करिए। बार बार सर ने कहा है टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं होगा, बस एक्यूरेसी होनी चाहिए परफेक्ट भाई। सो डिवाइड करके आई एम गेटिंग 2.24 लीटर। तो बी इज द बेस्ट ऑप्शन विच आई एम गेटिंग हियर, इजंट इट? सो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमें बहुत ही अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि क्या दिया था? मास। कौन सा मास से शुरू करूं? मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है? वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम स्टैंडर्ड? 22.4 लीटर। और उससे फिर मैंने आराम से सॉल्व किया, और आई थिंक एवरीबडी इज सो मच अटेंटिव। डिवाइड करके मैंने तभी सीधा आंसर लिख दिया। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29 कैडेट्स। अब 29 क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आई थिंक आई जस्ट मूव इट लिटिल बिट अबव, ताकि विजिबल पूरा हो जाए। थोड़ा स्पेस ज्यादा ले रहा है, तो इसलिए मैंने पूरा आपके सामने विजिबल कर दिया। बट आई थिंक इन दिस क्वेश्चन इज गिविंग मी इक्वेशन। वो मुझे एक इक्वेशन दे रहा है, और आई थिंक इक्वेशन को मैं अगर थोड़ा और एनलार्ज करके लिख दूं, तो थोड़ा आपको थोड़ा और विजिबिलिटी बेहतरीन होगी। ये रिएक्शन है बेटा। आई थिंक एवरीबडी विल एग्री दिस इज प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। और इस प्रोसेस को, इंडस्ट्रियल प्रोसेस मेथड जो है बेटा अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए, क्या बोलते हैं भाई उसको? हेबर्स प्रोसेस। ये छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कहीं भी हमें यूज हो सकती हैं। So please remember the industrial method to prepare ammonia is Haber's process. तो I'll remember that. Isn't it clear है? अब ध्यान दो, आपको अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालने हैं कि कितने चाहिए बेटा रिएक्ट करने के लिए 100 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ। So I think everybody will agree with my point कि यहाँ पे हमें एक चीज साफ दिख रही है। नाइट्रोजन के कितने मोल दिख रहे हैं भाई? कुछ नहीं लिखा तो 1 है। हाइड्रोजन के मोल तो आप सबको विजिबल हो रहे हैं भाई, कितने हैं? 3। तो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन। तो 100 मॉलिक्यूल्स के लिए कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए भाई हाइड्रोजन के? 100% आई नीड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? दोस्तों आप समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है। दैट विल बी 300 मॉलिक्यूल्स। सो मैं बहुत ही आराम से अपने ऑप्शन नंबर सी पे पहुंच जाऊंगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी देखो कितना आसान था। इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन गिवन थी, इतनी बड़ी कहानी दी हुई थी, बट वी डोंट वांट टू गेट स्टक इनटू दैट स्टोरी। हमें था मतलब क्या चाहिए। तो देखा भाई, वो कहता है 100 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के, कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के? तो मैंने कहा भाई उससे 3 टाइम्स हैं। दैट्स इट, दैट इज 300 मॉलिक्यूल्स। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी नाइस, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव एंड सी नाउ हाउ द कांसेप्ट इज सिंपली फिनिशिंग इन फ्रंट ऑफ दिस। हमारे सामने वो कितना आसान होता जा रहा है कांसेप्ट, क्योंकि हमें वो बात समझ आ चुकी है। Next is what weight of SO2 can be obtained by burning sulfur in 5 moles of oxygen. Now I think if you remember, फिर वही बात होगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन किया था। सल्फर डाइऑक्साइड में अगर मैं बोलूं कि भाई 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल जो है वी ऑल विल एग्री इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इट्स मोलर मास। आई थिंक मोलर मास इसका कैलकुलेट करोगे भाई क्या मिलने वाला है? 64 ग्राम। क्योंकि आपको भी याद होगा बेटा सल्फर का एटॉमिक मास था 32, और ऑक्सीजन भी वहां पे 2 × 16 ही है। इट ऑल विल कम आउट टू बी 64 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो देगा हमें कितना SO2 भाई? मतलब आप इसको एज ए रिएक्शन भी लिख सकते हो बेटा। अगर कंफ्यूजन आए जस्ट राइट द रिएक्शन। ये लो, और आसान दिखा दूं मैं आपको, तो यहां से आप और अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाओगे। देखो कि 1 मोल ऑक्सीजन है, उससे कितना सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है भाई? 64 ग्राम। लेकिन इज सेइंग हाउ मेनी मोल्स इज गिवन टू मी। सो मुझे गिवन है दोस्तों 5 मोल। तो एवरीबॉडी विल एग्री इट इज 64 by 1 × 5। सो एक्यूरेट द वैल्यू इज व्हाट? इट इज 320 ग्राम। सो 320 ग्राम इज देयर। यस इट इज देयर। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। सो अगेन देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आप मुद्दा समझ चुके हो, अगर आपको क्वेश्चन की पूरी डिटेल क्लियर है, तो फिर आपको उस क्वेश्चन को ठीक करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा से कहता हूं आपके रास्ते में सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं है बेटा। अपने आप से कंपीट करिए, हमेशा कोशिश करिए कि अपने आप को और बेस्ट करना है, बस फिर आप हमेशा बेहतरीन करते जाएंगे और जबरदस्त परफॉर्म करेंगे बेटा।
सो लेट मी जस्ट शो यू दिस क्वेश्चन नाउ। आइए भाई इस क्वेश्चन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आई थिंक इट इज जस्ट रिलेटेड टू सम इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच है? और याद करो सर ने क्या कहा था, जब भी ऐसे 2-3 स्टेटमेंट दी हो तो ऑप्शंस कट करने हैं, ताकि कई बार इस सारी स्टेटमेंट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ना भी पता हो दोस्तों, फिर भी हम आंसर तक सही पहुंच पाए। तो सी इक्वेशन नंबर 1, द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग आइसोमॉर्फस कंपाउंड। अब आइसोमॉर्फस भाई पिछली बार बात हुई थी, याद करो, एप्सम सॉल्ट वाला क्वेश्चन था। तो सर ने क्या कहा था, आइसोमॉर्फस का मतलब क्या है भाई, जिनमें केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, जिनमें केमिकल फॉर्मूला होगा दोस्तों सेम। यू रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन इजंट इट? तो केमिकल फॉर्मूला सेम होगा तो 100% भाई वैलेंसीज भी क्या होंगी, वो सेम होंगी। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 तो बिल्कुल ठीक है, और इक्वेशन 1 अगर बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन बी इज आउट ऑफ द चॉइसेस, इजंट इट? सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं भाई, आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट देखें। इक्विवेलेंट मास और मे चेंज विद चेंज ऑफ वैलेंसी। अब आप सबको इक्विवेलेंट मास वाला फॉर्मूला याद हो गया अच्छे से? क्या था इक्विवेलेंट मास? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो वैलेंसी बदलेगी, इक्विवेलेंट मास बदलेगा। इक्वेशन 2 भी ठीक है भाई। आई थिंक यू गॉट टू 50-50 ऑप्शंस भाई। आ जाओ भाई, 2 ऑप्शन रह गए हैं 4 में से। देन सम एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। आई थिंक आप सबको याद होगा, हम लोग पढ़ते हैं फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। तो कुछ एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं भाई, बिल्कुल दिखाते हैं, बिल्कुल सच बात है जी। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है बेटा। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, जिसमें आपके पास एक इंफॉर्मेशन पूरी वापस आ गई कि जो आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हमेशा जो वैलेंसी होगी एलिमेंट्स की जो बना रहे हैं वो हमेशा होगी सेम। दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट मास जो है वो चेंज होगा जैसे जैसे वैलेंसी चेंज होगी। और तीसरा भी क्लियर हो गया हम लोग को कि कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसी होती है, भी वेरिएबल होती है, डिफरेंट होती है, इजंट इट? सो क्लियर हो गई है इंफॉर्मेशन। ये वो क्वेश्चन था जो आपको एक थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दोबारा से क्लियर कर रहा है बेटा। सो ये होप आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बेटा। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक बड़ा है, तो एक एक करके बात करते हैं इसकी, क्योंकि तभी बात समझ आएगी अच्छे से कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है जी हमें, और वही बात है बेटा, इन स्टेटमेंट में से हमें ये देखना है कौन सी स्टेटमेंट है हमारी सच। सो लेट मी जस्ट टेक दिस क्वेश्चन लिटिल बिट मोर अबव बेटा, ताकि आप स्टेटमेंट्स आराम से देख पाए। देखिए आई थिंक लेट मी जस्ट ब्रिंग इट टू परफेक्ट फोकस। यस, नाउ इट इज परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे बेटा। सो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए भाई, क्या वो ठीक है? The number of moles is directly proportional to number of molecules। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद करो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स थे? n। अगर मैं कहूं 2 मोल्स तो आप कहोगे सर इंटू 2, मैं कहूं 3 मोल्स आप कहोगे सर इंटू 3, यानी 3n मॉलिक्यूल्स। सो मोल और मॉलिक्यूल्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इक्वेशन नंबर 1 इज डैम परफेक्ट, करेक्ट है जी, बिल्कुल सही है फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट करेक्ट है, सीधा ऑप्शंस भाई। ऑप्शन नंबर बी इज आउट बिकॉज उसमें फर्स्ट मिसिंग हो रहा है भाई। तो 4 ऑप्शन में से आपके पास सिर्फ रह चुके हैं दोस्तों 3। अब इनमें से हमें चुनना है भाई। आओ आगे चले। सेकंड, मोल कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल आल्सो टू आयनिक कंपाउंड व्हिच डू नॉट कंटेन मॉलिक्यूल्स। आई थिंक बेटा मोल कॉन्सेप्ट में हमने कभी ये तो नहीं बोला ये आयनिक के लिए वैलिड है, कोवलेंट के लिए वैलिड है। ये तो सबके लिए वैलिड है, ये तो हमें बात पूरी तरह से आई थिंक समझ आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि आयनिक के लिए वैलिड है, कोवलेंट के लिए वैलिड है। Mole concept is valid for all. So we said second statement is also correct. I think option number C is out of the game बेटा। अब थर्ड जो स्टेटमेंट है वो 100% करेक्ट होगी, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में भी वो है और ऑप्शन डी में भी वो है, ऑल ऑफ दीज। तो थर्ड स्टेटमेंट पक्का ठीक होगी। अगर मान लो आपको ना भी समझ आ रही हो थर्ड स्टेटमेंट, तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपने एलिमिनेट करके क्लियर कर लिया है कि थर्ड पक्का ठीक होगी। यही मैं कहता हूं एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही काम आता है भाई। तो कहता है मॉलिक्यूलर मास वर्ड जो है वो सुटेबल वर्ड नहीं है आयनिक कंपाउंड के लिए। बेटा आयनिक कंपाउंड में हम मॉलिक्यूलर मास वर्ड को कुछ और कहना शुरू कर देते हैं, और उसका आंसर आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट में छुपा हुआ है, उसको बोलना शुरू कर देते हैं बेटा फॉर्मूला मास यूनिट। जैसे आपने याद हो हमने कंसंट्रेशन में बात की हुई है, हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो बेटा अगर आयनिक कंपाउंड दे देता हूं, उस मोलैरिटी को क्या बोलना शुरू कर देते हैं बेटा? फॉर्मेलिटी। बदलाव कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो मोलर मास था उसको क्या बोलना शुरू कर दिया दोस्तों? उसको बोलना शुरू कर दिया formula mass. So I think third statement is also correct, fourth statement is also correct, and everybody will agree the best option is option number D.
सो ये क्वेश्चन भी देखो पूरी इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए। अगर हम पूरा अच्छे से इस इंफॉर्मेशन को देखना चाहें तो ये भी हमारे कॉन्सेप्ट को और तगड़ा करने वाला है, जैसा कि सर ने आपको कहा था। सो देखो अब इसमें सिर्फ एक लेक्चर बचा है भाई, ये सब 4th चैप्टर में, जैसा लास्ट लेक्चर, और उसके बाद 4th चैप्टर भी पूरी तरह से हमारा तैयार हो चुका होगा। सो बस सर क्या चाहते हैं, सर चाहते हैं आपकी नीयत, आपका जज्बा, जो आपको वाकई यहां पे कामयाब होने से बिल्कुल ऑलमोस्ट आपको कामयाबी के मंजिल तक पहुंचा दे। तो इसलिए आपने ये जरूर ध्यान रखना है बेटा, मेहनत जारी रखो और लाइक करें, शेयर करें, जितना ज्यादा इसको पहुंचा सकते हैं बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि सबकी हेल्प हो और सब अपनी तरफ से जबरदस्त तैयारी करें। सो टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।